अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो केस ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज फाइनली एक रिवाइवल की तरफ दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में 44,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव परफॉर्मेंस देखी गई है, पॉजिटिविटी देखी गई है। इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स कुछ पॉजिटिव इसलिए भी हो चुके हैं क्योंकि एक ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है। कोल प्राइसेस इंटरनेशनली डाउनवर्ड्स दिखाई दिया, आज करेक्शन देखी गई जिसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर के ऊपर दिखाई दिया। स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक हुआ। इट मींस कि यहाँ पे पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई और फाइनली इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स कुछ आज के दिन हम देख रहे थे कि एक पॉजिटिविटी इसलिए भी प्रिवेल कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि अब मार्केट के अंदर फाइनली नंबर्स स्ट्रांग होते हुए दिखाई दें, जिसका काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे। हम फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,373.23 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 44,947.38। बहुत ज़बरदस्त हायर साइड पे आज दिखाई दे रहा है। इट मींस कि डेली परफॉर्मेंस के मुताबिक एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। लोअर वॉज 44,373.23 एंड फाइनली क्लोजर वेल अबव 44,500 साइकोलॉजिकल बैरियर 44,586.04 यानी कि 212.81 का इजाफा आज की मार्केट में स्पेसिफिकली देखा गया। टर्नओवर में करंटली 296.03 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में पॉजिटिविटी देखी जाती है। 43.32 मिलियन शेयर्स एंड वैल्यू वाइज भी एक बेहतर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10.45 बिलियन रुपीज़। वॉल्यूम लीडर्स में हम देख रहे हैं ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.15 के डिक्लाइन के साथ। 2.54 पे क्लोजर। 57.98 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। टेलीकार्ड सेकंड स्पॉट पे 0.66 का गेन देखा गया। 19.26 पे क्लोजर। 36.99 मिलियन शेयर ट्रेडेड एंड लास्टली ट्रीट 3.76 का गेन। 53.97 पे क्लोजर। 12.86 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की परफॉर्मेंस। कुछ वॉल्यूम लीडर्स में अब अगेन वही डोमिनेशन दिखाई दे रही है थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स की, या हम कह सकते हैं पेनी स्टॉक्स की। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में स्पेसिफिकली आज हम बात करने वाले हैं ENP सेक्टर के बारे में। रिफाइनरी पॉलिसी भी पाइपलाइन में है, कब तक एक्सपेक्टेड है, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। आप हैं मोहम्मद यूसुफ रहमान साहब, हेड ऑफ रिसर्च हैं के ट्रेड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम रहमान, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले ये बताइए कि ENP सेक्टर जी का व्यू क्या दिखाई देता है, स्टॉक मार्केट के अंदर कितना वेटेज है इसका, और ख़ासकर जब इंटरनेशनली प्राइसेस पहले डाउनवर्ड्स दिखाई दे रहे थे कोविड के दिनों में और अब एक अपवर्ड ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही अपसाइड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। योर टेक ऑन। देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है पाकिस्तान के लिए, चाहे हम उसको स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पाकिस्तान के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अच्छा, तो अगर हम उसका हिस्टोरिकली देखेंगे तो अगर आप वो देखें हिस्टोरिकली जो प्राइसेस ऑयल की चल रही हैं वो ड्यूरिंग, अगर हम कोविड देखें तो ऑयल ऑन अ प्री कोविड अगर हम देखें तो ऑयल वाज होवरिंग अराउंड $60 to $65 का चल रहा था पर बैरल। फिर हुआ क्या कि आपका कोविड आ गया। कोविड की वजह से आपका समझे जैन में चाइना में आया, फेब में आपका पूरे दुनिया में फैल गया, एंड देन फाइनली आपका मार्च में आई थिंक पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज बंद हो गई। तो इसके हवाले से जो आपका जो हुआ क्या कि आपकी जो डिमांड है ऑयल की वो काफ़ी नीचे आ गई। तो जब डिमांड नीचे आई तो आपका सप्लाई हाई रहा, डिमांड नीचे आई। तो जो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस की वजह से आपका जो 60 का ऑयल था वो गिर के 50 हुआ, 40 हुआ, 20 हुआ। फिर पाकिस्तान का जहाँ से सऊदी अरब से लेता है वो 15 का हो गया पेमेंट पे। जी जी, वो $15 का हो गया। अगर आपको याद हो पिछले साल अप्रैल में जो ऑयल था वो WTI जो US लेते हैं वो नेगेटिव हो गया था, -37 का हो गया था, बिकॉज आपका जो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस की वजह से। तो हुआ क्या कि इसको काउंटर एक्ट करने के लिए इस इशू को आपके जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं उनको ऑफकोर्स अपनी इकोनॉमी तो चलानी है, उनको तो अपना स्टिमुलस पैकेज दिया उन्होंने, अरबों डॉलर का दिया। आई थिंक US में 1 ट्रिलियन प्लस डॉलर्स का दिया, यूरोप ने 2 ट्रिलियन के आसपास दिया, पाकिस्तान ने भी अपना समझे 1.2 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज दिया जो कि रफली 7.5 बिलियन वो डॉलर्स हो गए। तो जब ये हुआ, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैटलिस्ट था ऑयल प्राइस को रिवाइव करने के लिए वो था वैक्सीन के जो अप्रूवल हो गई। वैक्सीन जब अप्रूव हुई तो हुआ क्या कि लोग ने तेज़ी से वैक्सीन को अपने पॉपुलेशन में एडमिनिस्टर किया।
वो आपके सारे इकोनॉमीज़ ने। तो सारे मतलब यूएस ईयू ने देखा कि जब वैक्सीन एडमिनिस्टर हुई तो आपका इन्फेक्शन रेट कोविड के नीचे आ गया, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो नीचे आया। मतलब लोग कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज नहीं हो वो रहे जो थे। एक पैनिक नजर आ रहा था वो नहीं आ वो रहा। जो जब हॉस्पिटलाइजेशन नीचे आया, हॉस्पिटलाइजेशन, और जो पैनिक हुआ, तो फिर गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस आया, जो ग्लोबल इकोनॉमीज है उनके पास कॉन्फिडेंस आया कि अब हम मार्केट को खोल सकते हैं, अब हम बिल्कुल। अपनी इकोनॉमीज को खोल सकते हैं। हुआ क्या, अचानक से मार्केट खुल गई, लेकिन अब ये देखें कि स्टिमुलस इन्होंने दिया हुआ है ट्रिलियंस का, सबके पास पैसा है, लेकिन 2020 में आपको पूरी समझे दुनिया बंद है। तो हुआ क्या कि जैसे ही अचानक से खुली, आपकी 2020 की डिमांड भी आ गई, मतलब वो पेंटअप डिमांड बोलते हैं, वो भी 2021 में आ गई, और 2021 की वो मतलब ऑर्गेनिक डिमांड थी, तो डिमांड आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। हुआ क्या कि आपका सप्लाई वो आपका नीचे था बिकॉज ऑफ कोविड, आपके प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई नीचे कर दिया था। अचानक से हुआ क्या कि डिमांड बढ़ गई आपकी, और आपका वो ऑयल नीचे, और वो सप्लाई नीचे ही रही। हुआ कि ऑयल आपका 20 हुआ, 40 हुआ, 60 हुआ, अभी आप रिसेंटली देखें तो इट हैज़ क्रॉस $80 पर बैरल। तो ये समझे, इस वजह से आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर, मतलब यूजुअली आपको देखना होता है कि ग्लोबली क्या हो रहा है, तो ये समझे इनके लिए काफ़ी एक तरह से पॉजिटिव ट्रेंड हुआ है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, कि अर्निंग्स भी समझे, ऑयल जो प्राइसेस हैं वो $80 के आसपास। सप्लाई के ऊपर बात करेंगे, यूसुफ साहब जी, हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ईएनपी सेक्टर के बारे में। अभी हम पूछ रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड जो कि दिखाई दे रही है काफ़ी इम्बैलेंस होती हुई। कोविड के दिनों में कुछ चीज़ें चेंज हुई थी, अब सिनेरियो डिफरेंट दिखाई देता है। तो ये हम यूसुफ से पूछते हैं, एक्चुअली ये था क्या? चलो, थैंक यू। जैसे मैंने कहा था कि प्री कोविड आपका जो ऑयल डिमांड थी ग्लोबल लेवल पे, दैट वाज 100 मिलियन बैरल्स पर डे। हुआ कि जब इकोनॉमीज बंद हुई, मतलब ग्लोबल लेवल पे, तो ऑयल की जो आपकी डिमांड थी वो 100 से गिर के आहिस्ता आहिस्ता 85 मिलियन बैरल्स पर डे हो गई। यस। तो हुआ क्या कि आपका सप्लाई उसी लेवल पर रहा प्री कोविड, और आपका डिमांड आपका 85 हो गई। तो कोविड वालों जो ओपेक कंट्रीज हैं उनने देखा कि डिमांड नीचे आ रही है, तो उन लोग ने समझे अपना सप्लाई कट प्लान कर दिया। सो 100 मिलियन बैरल से उन्होंने सप्लाई को 90 मिलियन बैरल्स पे गिरा दिया, अचानक से गिराया, जिसकी वजह से हमने वो प्राइस स्टेबिलिटी देखी थी, जो ऑयल समझे $15 से बढ़ के $40 तक समझे कुछ महीना तक वो स्टेबलाइज रहा था। अब हुआ क्या, जैसे वैक्सीन आ गया, आपकी आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बढ़ने लगी। आपकी डिमांड 85 से 90 हुई, फिर 92 हो गया। अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट जो फिगर आ रहा है वो 96 मिलियन बैरल्स पर डे आ रहा है, और एक्सपेक्टेड यही है कि आगे समझे फोर्थ क्वार्टर में डिमांड प्री कोविड लेवल्स तक जो 100 मिलियन बैरल्स पर डे हैं वो ईजिली उसको क्रॉस कर जाएगी। जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो समझे कि 100 मिलियन बैरल्स पर डे करिए। अब इस हवाले से आई थिंक अब वो अक्टूबर 4 को ओपेक वालों ने मीटिंग की थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने उनको वो रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना सप्लाई बढ़ा दें। एग्जैक्टली, क्योंकि रेट काफ़ी हद तक अपवर्ड दिखाई दे रहे हैं, और ये इन्फ्लेशन की कॉस्ट को या इन्फ्लेशन के नंबर्स को इंक्रीज करने में ज़्यादा हम कहेंगे कि प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ग्लोबली क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप, और ओपेक की मीटिंग से क्या आउटकम आने वाला है, क्या रिसर्च है इसकी? देखिए, ओपेक की मीटिंग में कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन लोग अपना सप्लाई को बढ़ा देंगे। उनका इनिशियल जो प्लान था कि सितंबर 2022 तक वापस से अपने ओरिजिनल लेवल्स तक आ जाए, मतलब एक साल के अंदर दोबारा से 100 के ऊपर सप्लाई को ला दें। लेकिन उन्होंने, लोग बोल रहे थे आप इसको जल्दी करें क्योंकि डिमांड काफ़ी जल्दी से पिकअप कर गई। लेकिन ओपेक ने बोला कि उनके लिए प्राइस स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन कि डिमांड। उन्होंने 2 साल बहुत सफ़र किया है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो उस वजह से वो इन लोग ने अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, सप्लाई उसी लेवल पर रखा। अब हुआ क्या कि ऑयल आपका अब देखें तो 70 से बढ़ के अभी 82 का आई थिंक पीक हुआ था,
रिसेंटली अभी थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ है, $80 के ऊपर होवर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा समझे एक्सपेक्टेशन थी लोगों का कि शायद बढ़ा दें, लेकिन उन्होंने अपना स्टिक किया, इन्होंने कहा कि हम उसी पेस पे जाएंगे। अब वही हम अगले साल सितंबर तक हम प्री कोविड लेवल जो 100 मिलियन बैरल्स पर डे है उस तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलें मार्केट व्यू भी लेंगे यूसुफ आपसे, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं रिपोर्ट ऑयल पे, आप देखें फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान में मौजूद ऑयल रिफाइनरीज 55% से जायद मुल्की जरूरियात को पूरा करती हैं। ताहम पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जरूरत ताहाल मौजूद है। ऑयल रिफाइनरीज को कई मसाइल का सामना है जिन्हें हुकूमती ताउन के नतीजे में हल करने की कोशिश भी की जा रही है। नई पॉलिसी के साथ नई सरमायाकारी की जरूरत है और इतलात ये भी है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए नई पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी है। पॉलिसी के तहत डीप कन्वर्जन की रिफाइनरीज के कयाम के लिए मराठी पैकेज में तोसी दी जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान में आज भी ऑयल रिफाइनरी में वही रिवायती अंदाज और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जो कि कई दिहाइयों पहले हुआ करती थी, जबकि इस टेक्नोलॉजी का बुनियादी नुकसान यह है कि इसके जरिए से खाम तेल की वाफिद मिकदार जाया हो जाया करती है और नतीजतन नुकसान हुकूमती कांधों या फिर मुल्की खजाने पर ही आता है। हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी मुरतब की जा रही है उसमें जराये के मुताबिक 20 साल तक की टैक्स छूट के साथ कस्टम ड्यूटी में कमी और मशीनरी की दरामदात में हौसला अफजाई जैसे इकदाम शामिल हैं। ये भी इतलात है कि मुकामी सनत से मुशावरत के बाद पॉलिसी के फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी गई है। कंपनीज कस्टम ड्यूटी, होल्डिंग टैक्स या इंस्टॉल किए जाने वाले किसी भी सामान की दरामद या इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के बिना तस्दीक के रिफाइनरी में इस्तेमाल होने वाले सामान पर टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। अपग्रेड, जदीद कारी और तोसी सख्त मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के तहत होगी। तेल की सनत कमोबेश तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में एक बड़ी आमदनी कहलाती है। पाकिस्तान अब इस सनत को दवाम बख्शने के साथ साथ मुनाफे बख्श बनाने के लिए सरगर्म है। जी, ऑयल सेक्टर की बात हो रही है और रिफाइनरी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। यूसुफ से पूछते हैं, रिफाइनरी सेक्टर, रिफाइनरी पॉलिसी की बात हो रही है, कब से पाइपलाइन में है, इतना डिले दिखाई जा रहा है, जबकि हमने बजट के अंदर देखा था कि कुछ इसकी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड कर ली गई थी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, रिफाइनरी पॉलिसी एक बहुत अहम पॉलिसी है। इसका बेताबी से एक तो रिफाइनरी सेक्टर भी इंतज़ार कर रहा है, हम इन्वेस्टर्स भी बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं इसका। तो देखिए, इसका जो की फीचर्स जो हैं कि क्या इनको बेनिफिट मिलेगा, और मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा, व्हाई इज़ इट नेसेसरी कि पॉलिसी जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। जो की फीचर्स हैं, इनको एक तो ड्यूटी प्रोटेक्शन मिलेगी, 10% पेट्रोल पे मिलेगी, 10% HSD में मिलेगी, और जो दूसरा जो की फीचर है कि इनको न्यू इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर 20 साल की टैक्स की छूट मिलेगी, मतलब इनको 20 साल का टैक्सेशन रिलीफ हो गया। तो ये दो इम्पोर्टेंट वो हैं जिनकी वजह से इनको एक थोड़ा सा इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि इन्वेस्ट करें। अब रिफाइनरी सेक्टर क्यों वेट करिए बगैर पॉलिसी के इन्वेस्ट नहीं करेगी, बिकॉज उनको एक तरह से वो समझे दे हैव टू इन्वेस्ट $500 to $600 मिलियन अपग्रेडेशन के लिए, और 1.5 से 2 अरब इनके डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी अगर ये नया प्लांट लगाएंगे। तो इनकी सोच ये है कि अगर हम इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें वो क्लैरिटी चाहिए, वी नीड स्टेबिलिटी, हमें पॉलिसी में कंसिस्टेंसी देखनी है कि उस पॉलिसी के बगैर हम ये इन्वेस्टमेंट कि वी विल नॉट गो थ्रू विद द इन्वेस्टमेंट। तो ये थोड़ा सा ये कंसर्न है कि हम अच्छा, पॉलिसी रेट को कैसे देख रहे हैं? क्या इम्पैक्ट देता है किसी भी सेक्टर की, या खासकर रिफाइनरी की बात हो रही है तो एक्सपेंशन में क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? जी, ये जो आपका सारा जो वो होगा, जो पैसे रेस करेंगे वो मोस्टली थ्रू डेट होगा, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं। इनको क्योंकि इनकी बुक्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इक्विटी फाइनेंस करना है अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, तो इनको ऑफकोर्स डेट तो लेना पड़ेगा। तो जब पॉलिसी रेट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स इनका थोड़ा सा कंसर्न होगा कि फाइनेंशियल कॉस्ट के कंसर्न इनको बिल्कुल होंगे। ENP सेक्टर की बात कर रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्या दिखाई दे रहा है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर? जी बिल्कुल। देखिए, यूजुअली लोग समझते हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली लिंक्ड होती है ऑयल एंड गैस से। ऑयल समझे पिछले साल से ऑयल की प्राइस पहले 40 था, अभी 80 हो गया, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होगी। आपको एक थोड़ा सा वो फैक्ट बताना चाहूँ कि पिछले 1 साल में जो आपके मेन जो ऑयल कंपनीज हैं, OGDC हो गया, वो पिछले 1 साल में 20% नीचे गिरा है। आपका PPL भी रफली समझे 18 से 20% नीचे गिर गया, इवन दो आपकी ऑयल प्राइसेस डबल हो गए हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है इस सेक्टर के लिए कि व्हाई इज़ द सेक्टर नॉट परफॉर्मिंग, वो है कि इनका सारा जो ऑलमोस्ट समझे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलर डेट में फंसा हुआ है। अगर मैं थोड़े से नंबर शेयर करना चाहूँ, इन दो कंपनीज अकेलों का रफली 600 बिलियन रुपीज़, 600 अरब रुपए इन दोनों कंपनीज के फंसे हुए हैं सर्कुलर डेट के ऊपर। अब होता है क्या है कि जब इनके पैसे फंसे होते हैं, इनके पास एक तो
कैश फ्लो का इशू आता है तो इनको न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना, न्यू एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ करना, वहाँ पे थोड़ा सा इनको इश्यूज आता है। और दूसरा जो वो है इनका जो कंसर्न है कि इनको इन्वेस्टमेंट के अगर पैसे भी होंगे, इनको ये कंसर्न होगा कि हम न्यू इन्वेस्टमेंट अगर करें भी तो ऐसा ना है कि उन इन्वेस्टमेंट्स में ही पैसे इनके फंसने लगे। तो ये दो मेन वजह हैं कि इन लोग मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा। और फिर फाइनली वो जो ये है कि इनके पास डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी नहीं होते, इवन दो बुक्स के ऊपर अर्निंग शो कर रहे हैं लोग, लेकिन इनके पास पैसे है नहीं डिविडेंड। यूसुफ, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। हमारे साथ ओवर कॉल मोहम्मद आबिद अली साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हेड ऑफ इक्विटीज हैं एमसीबी, आरिफ हबीब एसेट मैनेजमेंट से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम नताशा। जी आबिद साहब, ये बताइए कि ओवरऑल ईएनपी सेक्टर की बात हो रही है, रिफाइनरी सेक्टर को भी हम कवर कर रहे हैं। पॉलिसी का डिले होना कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है ओवरऑल सेक्टर पे, क्योंकि काफ़ी अरसे से इन्वेस्टमेंट भी लोग करना चाहते हैं और काफ़ी अरसे से उनका यही वेट है कि पॉलिसी आ जाए जल्दी से, उसके बाद उनका जो एक सिनेरियो है वो क्लियर होते हुए दिखाई दे। योर टेक ऑन। जी एक्चुअली जब आप रिफाइनरी सेक्टर की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो ये बहुत कॉस्ट इंसेंटिव प्रोजेक्ट्स हैं। एक जो जैसे हाइड्रो स्किमिंग रिफाइनरी तो खैर हमारे पास ऑलरेडी हैं। अभी जाहिर है कि ज़रूरत जो है वो यूरो कंप्लाइंट रिफाइनरीज की और जो डीप स्किमिंग रिफाइनरीज हैं उनकी है। ये जाहिर है कि खासे एनर्जी कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं। तो जब तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, तो जाहिर है किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये 10 या 15 अरब डॉलर कमिट करना वो जाहिर है कि इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए जब तक जो है कोई क्लैरिटी इस पे इमर्ज नहीं होगी, किसी के लिए भी ये इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होगा। ये डिफिकल्ट हो सकता है, आप समझते हैं। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या दिखाई देती है ईएनपी सेक्टर की अब जबकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं और यही ट्रेंड फर्दर भी विटनेस किया जाना है? तो अब आप पाकिस्तान के अंदर ईएनपी सेक्टर की क्या प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं आने वाले दिनों में? हाँ जी, जिस तरह अगर यहीं से मैं 1 साल पहले की सारा स्नैरियो देखूं, तो फिस्कल ईयर 21 के अंदर अगर हम लोग ऑयल प्राइस देखें तो तकरीबन $54 पर बैरल एवरेज थी, जबकि आज अगर मैं ऑयल प्राइस देखूं तो वो 80 को क्रॉस कर चुकी है। और ये अगर आप लोकल ईएनपीज की बात करें तो जाहिर है कि ऑयल, एक तो ऑयल प्राइस और दूसरा जो यूएसडी पीकेआर का एक्सचेंज रेट है वो बुनियादी रोल प्ले करते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। चाहे ऑयल की प्राइस हो चाहे गैस की प्राइस हो, दोनों प्राइसेस जो है वो क्योंकि एक्सचेंज रेट लिंक भी हैं, तो इन दोनों का इम्पैक्ट जो है वो इस साल हम लोगों को लगता है कि मैग्नीफाइड नजर आएगा। अगर हम लोग जो है वो एक $70 की भी ऑयल प्राइस को ज्यूम करें तो हम लोगों को लगता है कि तकरीबन 26-27 रुपए के करीब जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी हम ओजीडीसी की देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो अगर मैं इसी को जो है वो लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो आपको एक जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। मैसिव चेंज दिखाई देगा। रिफाइनरी सेक्टर और ईएनपी सेक्टर दोनों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे देख रहे हैं अब जबकि ये प्राइस भी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है और इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आ सकता है? अच्छा देखिए, जिस तरह आप इसको प्राइस पर लिंक कर रही हैं, आज हम लोग जो है वो अगर ऑयल की प्राइस 80 देख रहे हैं, इंटरेस्टिंगली अगर मैं इसी को कंपेयर करूं, आखिरी दफा हम लोगों ने ये प्राइसेस जो है वो अक्टूबर 2018 के अंदर देखी थी। बिल्कुल। और उस $80 पर बैरल के ऊपर पीपीएल वाज ट्रेडिंग अराउंड 170 रुपीज। इसी तरीके से ओजीडीसी का जो स्टॉक है वो 150 रुपए के ऊपर था। और अगर मैं इसी को ट्रांसलेट करता हूँ प्राइस टू अर्निंग में, तो ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो 8 टाइम्स मल्टीपल के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हाईलाइट किया कि इनके जो रेवेन्यूज हैं वो डॉलर के साथ लिंक हैं। 2018 के अंदर $80 पर बैरल जो है वो क्रूड ऑयल तो था ही, मगर उस वक्त जो डॉलर था वो 130 के अराउंड था। आज वही $80 का जो बैरल है क्रूड ऑयल का, मगर डॉलर 170 का हो चुका है। Exactly. तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्रूड इन टर्म्स ऑफ क्रूड बात करूं तो तकरीबन 31% का रेवेन्यू पर बैरल जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल। तो अब इसी को जाहिर है जिस तरीके से आपने जो है वो स्टॉक प्राइस के पर्सपेक्टिव से बात की, तो
इन्हीं क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर ये ENPs जो है इनके मल्टीपल जो है वो 8 टाइम्स से ऊपर थे। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं यहाँ से 1 ईयर फॉरवर्ड देखूं तो इसी ऑयल प्राइस के ऊपर इन स्टॉक्स के मल्टीपल जो है वो 3 से भी नीचे है। लास्ट टाइम दे वर ट्रेडिंग अराउंड क्लोजर टू द मार्केट मल्टीपल, जबकि अभी जो है वो तकरीबन 50 to 60% बिलो द मार्केट मल्टीपल जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और जिस तरीके से यूसुफ ने भी अभी हाईलाइट किया, एंड आई टेंड टू एग्री विद हिम, कि इसकी बुनियादी वजह सर्कुलर डेट है। अगर आप देखिए लास्ट टाइम जो इतने स्ट्रॉन्ग मल्टीपल थे उसमें भी कंपनीज जो है वो कुछ ना कुछ डिविडेंड दे पाई थी। जिस तरीके से अभी यूसुफ ने भी हाईलाइट किया कि तकरीबन 640 अरब रुपए जो है वो इन्हीं कंपनीज के फंसे हुए। तो मेरा ख्याल है कि डीप वैल्यूएशन है, डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा है, मगर इनका स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस के अंदर रियलाइज होना उसी वक्त होगा जब गवर्नमेंट जो है वो सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम जो है वो उसके लिए कुछ करती है। एग्जैक्टली ये चैलेंजेस हैं, इनको रूल आउट नहीं किया जा सकता और इन चैलेंजेस को टैकल करना भी ज़रूरी है। इक्विटीज़ की बात होगी, क्या एडवाइस करेंगे न्यू इन्वेस्टर्स को कि वो मार्केट के अंदर आएँ और ENP सेक्टर को कैसे मोबिलाइज करें अपने पोर्टफोलियो के अंदर? जी, मार्केट को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन बात करता हूँ तो इस वक्त जो है वो बहुत डीप डिस्काउंट के ऊपर जो है वो वैल्यूएशन अवेलेबल है। अगर आप इवन मैं ENP सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जो पे आउट रेशो लास्ट ईयर मेंटेन हुई है, अगर मैं वही पे आउट रेशो की बात करूं तो इस वक्त OGDC जैसा स्टॉक, जिसको जाहिर है कि बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो कैश फ्लो के इश्यूज हैं, इट इज स्टिल ऑफरिंग 11% डिविडेंड यील्ड। और जाहिर है कि इसमें से यहाँ से स्टॉक के अंदर डाउन साइड पोटेंशियल जो है वो कम है, मगर क्योंकि ग्रोथ जो है वो इस स्टॉक के अंदर हम लोगों को इतनी ज्यादा मटेरियलाइज होती हुई नहीं नजर आती है, और इसी तरीके से जो है वो कैश फ्लो के इसके इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होते, हम लोगों को लगता है कि यहाँ से एब्सोल्यूट रिटर्न तो इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, मगर इसमें ये मार्केट को शायद अंडर परफॉर्म ही करता रहे जब तक जो है वो कैश फ्लो के प्रॉब्लम इसमें जो है वो सॉल्व नहीं होते। और अगर जिस तरीके से आपने मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, तो मार्केट इस वक्त जो है वो अपने हिस्टोरिकल मल्टीपल से बहुत डीप डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नए आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि स्टॉक मार्केट में ऑन एवरेज डिविडेंड यील्ड जो है वो 8% से ज्यादा है इस वक्त। अगर यही मैं कंपेयर करूं कि मैं अपनी बचत को अगर बैंक में रखता हूं तो वो हार्डली जो है वो मुझे 4-5% के करीब जो है वो उस पर रिटर्न मिलेगा। जबकि अगर मैं अपनी उसी बचत को बहुत ज्यादा कम रिस्की स्टॉक्स के अंदर भी लेकर आऊं, जैसे फर्टिलाइजर है, तो उसमें भी जो है वो इन लेवल्स के ऊपर मुझे 14-15% की यील्ड जो है वो नजर आ रही है। इसी तरीके से बैंक्स भी आपको बहुत अच्छी यील्ड ऑफर कर रहे हैं। और ये जो रिसेंट मार्केट में करेक्शन आई है, इसमें जो हाई ग्रोथ हाई बीटा स्टॉक्स जो है वो भी बहुत डीप डिस्काउंट पे आ गए। जिस तरीके से जाहिर है कि कुछ कमोडिटी साइकिल के अपटेक की वजह से हम ये देख रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक्स, इसी तरीके से जो है वो रूपी डेप्रिसिएशन होने की वजह से ऑटो स्टॉक के अंदर हमने देखा कि बहुत डीप डिस्काउंट जो है वो हमें नजर आ रहे हैं अभी। तो अगर यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाए तो देखें 8 से 16% की यील्ड तो वैसे ही है, जबकि ऑन टॉप ऑफ इट कैपिटल गेन के मौके भी हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। राइट। सैयद आबिद अली हबीब साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, हमारे साथ रहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सैयद आबिद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस था स्टॉक मार्केट पे और ख़ासकर ईएनपी सेक्टर पे। यूसुफ साहब से पूछते हैं कि क्या उनकी राय दिखाई दे रही है। ईएनपी सेक्टर की बात हो रही है और ख़ासकर उन इन्वेस्टर्स की जो न्यू इन्वेस्टर हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे कि ईएनपी सेक्टर के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए उनको क्या क्या रूल्स अपनाने चाहिए? देखिए, ईएनपी सेक्टर को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फैक्टर्स होता है, आपको एक तो ऑयल प्राइसेस देखना होता है, आपको वो देखना होता है, डॉलर का वो मूवमेंट देखनी होती है, और आपको वो दो फैक्टर्स हैं जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा आपको गेज करना है कि ऑयल सेक्टर की ट्रेजेक्टरी कहाँ जा रही है प्रॉफिटेबिलिटी की, तब ये दो सेक्टर्स को देख सकते हैं। इन दो सेक्टर्स को एक बेस्ट तरीका जो मैं रेकमेंड करूँगा, हमारी एक वो के ट्रेड है, उसकी ऐप है, उसमें आप वो ऑयल प्राइसेस ट्रैक कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट देख सकते हैं, आप करेंसी का वो सब देख सकते हैं। तो वो आपको हिस्टोरिकल प्राइसेस दिखा सकते हैं, पीई रेशोस। तो वो सब देखते हुए आप काफ़ी अच्छा अपना डिसीजन को वो मतलब अपना फाइनल डिसीजन वो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक कंपेयर करके भी दिखाए जाते हैं कौन सी ज़्यादा जो सेक्टर है, कौन सा स्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, किसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छे आपके टूल है, जो आपको कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकता है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट वे टू इन्वेस्ट किस तरह से हो सकता है। तो ये ऐप मैं रेकमेंड करूँगा फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनको एक तरह से गाइड हो सकती है कि एज अ गाइड यूज़ कर सकते हैं टू मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्योंकि जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उनको अचानक से इंस्टेंटली एक ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर उसी कंफ्यूजन में उन लोग डिसीजन भी थोड़ा सा वो जल्द स्क्रीन सामने होती है और जब देखते हैं कि वो स्क्रिप्ट जो है, खासकर जब वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है और कंटिन्यूस उसमें जो है वो गिरावट देखी जा रही है, तो वो पैनिक का एक फियर आ जाता है और बहुत ज़्यादा पैनिक इख्तियार कर जाता है वही इन्वेस्टर। जी। तो पैनिक ही को हमारा जो पर्पस होता है, वही इन्वेस्टर अच्छा होता है जो काम इन्वेस्टर होता है। वो फेज आउट नहीं होता है, चाहे मार्केट 2000 पॉइंट गिर जाए, चाहे मार्केट 2000 पॉइंट बढ़ जाए। उसका एक व्यू होता है, लॉन्ग टर्म व्यू होता है, जो जिसको हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर। वो एक लॉन्ग टर्म व्यू में इन्वेस्ट करता है, वो उसी बेसिस के ऊपर अपना सारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। राइट, आई थिंक दैट्स द सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट। और ये जो गैम्बलिंग का जो वो तरीके से काफ़ी लोग होते हैं जहाँ से स्टॉक मार्केट और गैम्बल यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो हमारा पर्पस यही है टू अलाउ इन्वेस्टर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, जिससे इनका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा, ऑयल सेक्टर के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाए, चाहे बहुत नॉमिनल सा अमाउंट किया जाए, लेकिन उसके बाद इसकी डिविडेंड पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है ना कि इसकी यील्ड अच्छी है। बिल्कुल। तो वो भी प्लीज़ एडवाइस करें हमारे व्यूअर्स को कि वो इस सेंसिबल तरीके से इन्वेस्ट करें कि उनको डिविडेंड भी इसका जो है वो हासिल हो सके। देखिए, जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो यूजुअली जो इन्वेस्टर्स फॉल बैक करते हैं वो सेफर स्टॉक्स के ऊपर, मतलब वो उनको दे टेंड टू गो टुवर्ड्स सेफर स्टॉक्स। तो यूजुअली उन स्टॉक के ऊपर जाते हैं जिनके आइदर डिविडेंड यील्ड हाई होती है या वो डिफेंसिव सेक्टर्स में होता है। सो ऑयल एंड गैस आपको करंटली, जैसे आबिद ने कहा, काफ़ी अच्छी यील्ड दे रहा है, 11% OGDC दे रहा है। तो यूजुअली इनका एक तरह से एक फ्लोर बन जाता है कि एक सेट प्राइस से ज़्यादा इन लोग नीचे नहीं जाएंगे। तो ये नहीं होगा कि इनकी प्राइस इस लेवल से हाफ हो जाएगी, क्योंकि अगर हाफ होगी तो डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, मतलब 11% से 22% हो जाएगी। तो एक तरह से एक फ्लोर बन गया, सेफ्टी नेट बोल सकते हैं। तो एज अ सेफ्टी नेट ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी देखा जा सकता है। और फिर ऊपर से चीज़ें बेहतर हो गई तो सिर्फ डाउन साइड, देयर इज़ नो डाउन साइड, देयर इज़ लिमिटेड डाउन साइड एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपसाइड। तो उस हवाले से देखते हुए ऑयल एंड गैस सेक्टर को मैं इजीली किसी भी इन्वेस्टर को रेकमेंड कर सकता हूँ। सर्कुलर डेट की बात करूंगी, ये सोल्यूशन की तरफ कब जाएगा? ये चीज़ें उलझती हुई दिखाई दे रही हैं और काफ़ी हद तक हम यही देख रहे हैं कि बात तो होती है मगर इसका सोल्यूशन आता नहीं है सामने। तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए जिसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है इस सेक्टर पे? जी, अच्छा, मैं थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा एंड वाई रिजॉल्व सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन, वाई इज इट इम्पोर्टेंट। देखें, आपका अगर वेटेज के हिसाब से देखें तो 10.5% आपका ऑयल एंड गैस का वेट होता है। ओवरऑल एनर्जी सेक्टर का वेट देखें तो समझें अराउंड 21% होता है आपका स्टॉक मार्केट में। और इकोनॉमी के लिए भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। आपका रफली समझे इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17 अरब, जो कि 25% ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स है, वो ऑयल एंड गैस की इम्पोर्ट होगी इस साल। अच्छा। तो ये पूरा सेक्टर एनर्जी चेन हो गया, जिसमें आपके रिफाइनरीज आ गए, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आ गई, ईएनपी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, आपका रिफाइनरीज आ गई। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर सर्कुलर डेट में अफेक्टेड है। अब सर्कुलर डेट को हम इसका रेजोल्यूशन को ढूंढने के लिए हमें पहले समझना होगा कि सर्कुलर डेट हो क्यों रहा है।
देखिए जो सबसे जो बिगेस्ट वजह है कि द मेजर रीज़न कि सर्कुलर डेट एक्यूमुलेट हो रहा है वो ये है कि जितने की बिजली बन रही है और जितने की कलेक्शन हो रही है उसमें गैप है। बिजली की जो बिलिंग हो रही है वो ज़्यादा है और जो बिजली की कलेक्शन है वो कम है। तो जैसे रफ़ आइडिया दे सकूं कि एक तो पाकिस्तान में आई थिंक रफली 80% तक बिजली की सब्सिडी मिलती है लोगों को। तो एक तो वहाँ से सब्सिडी दे रहे हैं, कलेक्शन कम हो गए और फिर मसला ये हो रहा है कि इनको बिजली कलेक्ट वो सब्सिडी कलेक्ट नहीं कर सक रहे। तो यहाँ से थोड़ा सा आपका वो सर्कुलर रेट में इजाफा आ रहा है। दूसरा मसला है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इनएफिशिएंट है। अच्छा। काफ़ी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो रफली आपका 20% जो बिजली होती है वो TNT लॉसेस बोलते हैं, आपका 20% बिजली यहाँ से ज़ाया हो जाती है। और बाकी मतलब ओवरऑल आपका जनरेशन मिक्स काफ़ी वो ऑन द वीकर एंड है, मतलब आपका टिल्टेड टुवर्ड्स थोड़ा से वो आपका फर्नेस ऑयल की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है। तो उसकी वजह से आपका थोड़ा सा बिजली की जो जनरेशन कॉस्ट है वो थोड़ी हाई है। आपके जो पावर प्लांट्स हैं वो भी काफ़ी मतलब पुराने पावर प्लांट्स हैं, इनएफिशिएंट है। ये सब कंपाइल होकर एक हाँ। नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट जी, कर जी, रहे हैं। हमारे बिल्कुल। साथ ओवर कॉल अहमद चिनाई साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। आप डायरेक्टर हैं PSX के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फाइनली एक ब्रीदर आ रहा है, कोल प्राइस कम हो रही है, इकोनॉमी में क्या वेटेज देख रहे हैं और चीज़ें किस हद तक अब सेटल होने जा रही हैं? कल तकरीबन 13.7% कल रात को कोल गिरा था और इसी का आज बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने स्टॉक एक्सचेंज में देखा, बिलखुसूस हमारे सीमेंट के शेयर के अंदर। अच्छा। तो ये मैं समझता हूँ कि जो एक मच नीडेड स्पेस था जो हमें यहाँ चाहिए था स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी और हमारे सीमेंट कंज्यूमर्स के लिए भी, वो हमें मिल गया है। और मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में जो है वो कोल की प्राइसेस अब और भी नीचे आएंगी, क्योंकि चाइना ने कुछ कोल के प्लांट्स जो हैं वो कम्प्लीटली बंद करने की बात की है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये हमारी स्टॉक मार्केट के लिए, बल्कि हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, हमारी और दूसरे डेवलपमेंट के लिए कोल की जो है फराहमी थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी और इकोनॉमिकली जो है वो हमें बहुत इकोनॉमिकली हमें फाइनली एक ब्रीदर दिखाई दे रहा है। सर इसके साथ साथ IMF के टॉक्स दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में क्या कमेंट करेंगे? ये ट्रांच कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या आउटकम आने वाला है? देखिए, कोई भी ट्रांच जो है जिसके लिए पाकिस्तान उस प्रोग्राम में जाना चाहता है वो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, जब तो हमने ये सेक्रीफाइस किया है और हम वहाँ गए हैं। तो हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंसी बिल्कुल बरकरार है। जहाँ तक इसके बेनिफिट्स का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि पाकिस्तान के पास जो कैश फ्लो का इशू है वो ओवरऑल इकोनॉमी में जो है वो बेहतर हो जाता है। नो डाउट के ये लोन्स हैं जो हमें कल जाके वापस करने हैं, लेकिन एक ब्रीदर पाकिस्तान को चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। तो ENP सेक्टर की बात हो रही है, आज प्रोग्राम का हमारा टॉपिक भी यही है, कितना इम्पोर्टेंट है अब ऑयल प्राइस जो कि अपवर्ड जा रही है इसको डाउनवर्ड्स रखना, क्योंकि एक इन्फ्लेशन का ट्रेंड भी देखा जा रहा है। योर टेक ऑन। जी, अहमद चिनाई से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, कॉल ड्रॉप हो गई है, तो हम दोबारा कोशिश करेंगे उनको मिलाने की। और ओवरऑल जो मार्केट की बात हो रही है ENP सेक्टर में ये बूम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से प्राइस काफ़ी ऊपर जो है वो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। यूसुफ, सर्कुलर डेट की बात हो रही थी और ये हमने पूरा एक साइकिल समझा कि किस वजह से सर्कुलर डेट क्रिएट होता है और कहाँ आके ये चीज़ें जो है वो फंस जाती हैं या मार्केट में अपना नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि ENP सेक्टर को खासकर लोकल मार्केट में रिलीफ मिले, किस हद तक चीज़ें जो है वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही हैं? देखिए, सर्कुलर डेट के बेहतर होने से सिर्फ ENP नहीं, आपका पूरा जो एनर्जी चेन है वो सबको बेनिफिट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कराए। जो सबसे आसान स्टेप है जो कि ईजिली कोई भी मतलब रिकमेंड कर सकते हैं, ईजीएस्ट स्टेप क्या है कि पावर टैरिफ बढ़ा दें और सब्सिडी ख़त्म कर दें। सबसे बड़ा मसला यही है कि इसका आवाम से बैकलैश बहुत बड़ा आएगा। एक तो आपका आवाम, ऑफ कोर्स आवाम को इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गया, तो ईजिली पावर टैरिफ बढ़ाना नहीं है। इवन तो अगर अभी जैसे इन्होंने कहा, इंसाफ ने कहा कि वो IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो IMF प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी जो कंडीशन है कि पाकिस्तान को पावर टैरिफ बढ़ाना है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो एकदम एग्रेसिवली इसके अगेंस्ट है। वो बोल रहे हैं कि हम दूसरा एवेन्यू ढूंढेंगे कि पावर टैरिफ नहीं बढ़ाएं और हम डिफरेंट, ऑलरेडी बहुत हाई है पावर टैरिफ देखा जाए तो ये कंसर्न है इन्हें
कि अगर हम मज़ीद बढ़ाएंगे पावर टैरिफ तो एक तो इन्फ्लेशन का भी मसला आएगा, आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी मतलब समझें उनके लिए भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, तो फिर उनके ग्लोबल एवेन्यू में भी कंपेटिटिवनेस नीचे आ जाएगी, मतलब उनको चीज़ें एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगी। पाकिस्तान में अगर अगर डोमेस्टिकली चीज़ें महंगी होंगी तो हम फिर वी विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कि हम इंपोर्ट करके सस्ता असर ले लें। तो पावर टैरिफ बढ़ाना तो नहीं है। तो दूसरा जो एक वो होता है मतलब इम्प्रूवमेंट का जो इन लोग देख सकते हैं वो ये है कि इनको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर करना होगा बिजली का। तो आपको जो 20% के जो नुकसान आ रहा है मतलब एवरी वो उसमें लाइन 20% लाइन लॉसेस जो होती हैं 20%, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, नए ग्रिड्स लगेंगे, नई मतलब लाइंस लगेंगे। अच्छा, ये तो बहुत ही एक अजीब सा सिस्टम रहा ही है, हुक सिस्टम रहा है, और कराची में तो काफी केबल्स वगैरह दिखाई दे। लाइन लॉसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए? ये तो नीड ऑफ द आवर ऑफ कोर्स है, लेकिन इसको निपटा इससे कैसे जाए? ये तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है और हमेशा से रहा है। देखिए ये इंस्टेंटली 6 महीने साल में रिजॉल्व नहीं होगा, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, $multi-billion इन्वेस्टमेंट लगेगी मिनिमम। अगर हम नेशनल लेवल में अगर इम्प्रूव करना है एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट के लाइन लॉसेस आई थिंक ग्लोबल लेवल पे 2 से 3% होता है, वही जो हीट रेजिस्टेंस हीट डिसिपेशन होती है वो मतलब नेचुरल होता है। तो हमारे जो 20% से गिर के जो 2% तक जाना होता है तो उस तक पहुंचने के लिए मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन इट्स अ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, अहम प्रोसेस है कि ये नेटवर्क अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इसको इम्प्रूव करे, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। ट्रांसमिशन अच्छा यहाँ पे लोड शेडिंग का भी इशू आता है। जी। इंडस्ट्रियल इश्यूज में एक अब चैलेंज में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि लोड शेडिंग भी बहुत बड़ा इटसेल्फ एक इशू है। इसको भी इनको देखना पड़ेगा। अगर आप लाइन लॉसेस को देख रहे हैं या अपने जो इन तमाम चीज़ों को टैकल कर रहे हैं तो इससे बेहतर है कि ये भी एक सिस्टम देखा जाए। पावर जनरेशन भी तो हो ही रहा है ना हमारे पास। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से फैक्ट बताना चाहूँगा कि हमारा जो सप्लाई है, जो कैपेसिटी है, वो समझे 10 से 15 हज़ार मेगावाट ज़्यादा है जितनी हमारी डिमांड है। तो सप्लाई का कोई इशू नहीं है। जो मेजर रीज़न जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेट नहीं कर सक रहा, बिजली बना नहीं सक रहे हैं, वो है कि इनके पास कैश फ्लो इश्यूज़ हैं। कैश फ्लो इश्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि इनका पैसा सर्कुलर डेट में फंसा हुआ है। तो देयर इज सप्लाई का कोई इशू नहीं है। अगर अब मैं थोड़ा सा आगे वो करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपका कोल फायर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके थर्ड फील्ड में रफली इस साल 1320 मेगावाट कोल से आ रहे हैं, उसके एक साल बाद 1300 और आ रहे हैं। अच्छा। सप्लाई का कोई इशू नहीं है, मोस्टली है कि इनके कैश फ्लो इश्यूज हैं जिसकी वजह से इन लोग प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। लोड शेडिंग समझे टारगेटेड लोड शेडिंग हो रही है, जहाँ से इनको लग रहा है कि पैसे कम आ रहे हैं, रिकवरीज कम आ रही हैं। जिस रीजन में थेफ्ट ज़्यादा है वहाँ पे इन लोग टारगेटेड बिजली कम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कोई आई थिंक लॉन्ग टर्म अगले 3 साल 5 साल का व्यू देखें, देयर इज़ नो कंसर्न ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एटलीस्ट कोई लोड शेडिंग का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। लोड शेडिंग का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इस लेवल पर नहीं होना चाहिए लोड शेडिंग का हवाले से। जब इंडस्ट्रीज़ की बात होती है तो उनको ये चैलेंजेस तो सामने दरकार होते हैं, चाहे वो गैस के हवाले से हों, चाहे वो बिजली के हवाले से हों। तो ये तो चीज़ें ऑब्वियसली यस हैं। जी। अगर आप वैसे ही देखें, आपको शायद पता होगा एक विंटर पैकेज भी इन्होंने अनाउंस किया था जिसमें इन लोग इंक्रीमेंटल यूसेज के लिए मतलब वो इन लोग वो कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप ज़्यादा बिजली यूज़ करें, हम आपको डिस्काउंट में देंगे, पीक आवर्स में यूज़ करें, राइट। तो आपको एक तो वो भी डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ये मतलब वो ये तो इंडस्ट्रियल पैकेज था, ये कंज्यूमर लेवल पे भी कर रहे हैं। और एक और ये था कि इन लोग सोच रहे हैं कि बिजली के प्राइस कम रखें, गैस की प्राइस विंटर्स में बढ़ा दें ताकि लोग ग्रिड से ज़्यादा बिजली यूज़ करें। तो एज सच जो हम सुन रहे हैं कि लोड शेडिंग के, वो एज सच कोई मटेरियल कंसर्न नहीं है। एटलीस्ट अभी भी कोई लग नहीं रहा है, अगले 3-4 साल में देखें तो देयर इज़ नो मटेरियल कंसर्न लोड शेडिंग के हवाले से कि बिजली की अवेलेबिलिटी का कोई इशू हो। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। जी। ईएनपी सेक्टर और ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर कैसे देख रहे हैं और उनका आउटकम फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? देखें, जैसे ही मैंने कहा ईएनपी सेक्टर पिछले 1 साल में समझे पूरे सेक्टर को देखें तो 10% नीचे है, इवन दो ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। मेन कंपनीज ओजीटीसी देखें 20% नीचे है। इनको इम्प्रूव होने के लिए एक ही वो है कि आपको सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करना है। रिफाइनरी सेक्टर को अगर परफॉर्मेंस देनी है तो वो रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूवल होगी। अगर जो करंट इंसेंटिव जो अंडर डिस्कशन है, टैरिफ प्रोटेक्शन हो गया, टैक्सेशन रिलीफ हो गई 20 साल की, अगर वो अप्रूव हो जाए, सेक्टर को क्लैरिटी मिल जाए तो ये सेक्टर समझे मल्टीफोल्ड परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मतलब ये नहीं कि कुछ फीसद डबल ट्रिपल भी हो सकता है।
ये सेक्टर्स। चलें सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी पे और ख़ासकर जो अभी स्क्रिप्ट्स वाइज हम बात करने जी, वाले जी। हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,12,700 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,700 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड $1,761.95, ऑयल WTI पर बैरल $76.28, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $80.26। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 197.10, सेलिंग वॉज 199.10, यूके पाउंड बाइंग रही 232.10, सेलिंग वॉज 234.60, यूएस डॉलर बाइंग रही 171.10, सेलिंग वॉज 172.10, चाइनीज yuan बाइंग रही 23.75, सेलिंग वॉज 23.90, सऊदी रियाल बाइंग रही 45.50, सेलिंग वॉज 46.10, यूएई दरहम बाइंग एट 47.35, सेलिंग वॉज 48.05, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.60, सेलिंग वॉज 484.10, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70, सेलिंग वॉज 394.70। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं डॉलर प्राइस अगेन एप्रिसिएशन की तरफ दिखाई दे रही है, तो मैं यूसुफ से पूछती हूँ कि करेंसी रेट कितना इम्पैक्ट करता है ईएनपी के रेट को। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो एक बिल दिखाई दे रहा है, वी आर गेटिंग ऑयल फ्रॉम सऊदी अरबिया, डेफर्ड पेमेंट पे ले रहे हैं हम, बिल्कुल। क्या इम्पैक्ट हो रहा है अगर ये डॉलर प्राइस बढ़ते हैं और डेफर्ड पेमेंट का जो बिल आता जी, जी, है, बिल्कुल। तो हमारा अमाउंट तो फिर जल्दी से ख़त्म हो जाएगा ना? देखिए, आपका जो करेंसी का जो डायरेक्शन जो वो सेट करता है, वो होता है आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। आप सुन रहे होंगे कि पिछले महीना भी 1.5 अरब का डेफिसिट आया। अगर हम पिछले 3 महीने का देखें तो समझें 4 अरब का डेफिसिट आ रहा है। अच्छा, तो क्योंकि आपकी इंपोर्ट बिल इतनी बढ़ रही है, उसकी वजह से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रही है, करेंसी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी डिले किया था मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में। अभी फर्स्ट स्टेप लिया है थोड़ा सा, मतलब करेंसी को के ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा डिले आ गया तो करेंसी आपका 152 का जो लो। राइट यूसुफ, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, अभी हम चलते हैं ब्रेक के जाने पर। स्टे ट्यून्ड। जी। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम डॉलर के हवाले से बात कर रहे थे। यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, लास्ट मोमेंट्स हैं प्रोग्राम के, कैसे कंक्लूड करेंगे ईएनपी सेक्टर को, ऑयल सेक्टर को, रिफाइनरी सेक्टर को, पाकिस्तान की मार्केट? अगर हम सिर्फ मैक्रोस को देखें, ऑयल प्राइसेस इनके लिए हाई है, करेंसी इनके लिए इनके फेवर में जा रही है। सो ऑन एवरेज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी 30% से तो बढ़ना ही है। बस सर्कुलर डेट का अगर मसला रिजॉल्व हो जाए तो पूरा सेक्टर समझें सेवरल टाइम्स ग्रो कर सकता है। सिर्फ मामला सर्कुलर डेट का ही है? बिगेस्ट कंसर्न है सर्कुलर डेट का ही। ओवरऑल मैक्रो सब इन्हीं के फेवर में जा रहा है। राइट, चले जी ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की के ट्रेड ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की के ट्रेड ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम डॉलर के हवाले से बात कर रहे थे। आज ज़बरदस्त एनालिसिस हमने देखा। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच मोहम्मद यूसुफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज ईएनपी सेक्टर, ऑयल सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट करेगी और ओवरऑल स्मॉल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, डिटेल डिस्कशन की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।